हाँ जी फ्रेंड्स, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਈਟੀਟੀ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਹਿੰਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 2020 2022 2023 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 90% ਪੇਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕਰਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ 21 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। पहला क्वेश्चन है कविता से क्या अभिप्राय है। कवि को कविता कहा जाता है। कवि की कृति को कविता कहा जाता है। कवि कविता के निर्माण का मूल अंश होता है। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। दूसरा कथन कौशल से क्या समझते हो। मनुष्य अपने भावों को दूसरे मनुष्यों को सामने व्यक्त करने के लिए भाषा जिसे मौखिक रूप का प्रयोग करता है उसे कथन कौशल कहते हैं। आगे संधि कीजिए। राजा प्लस इंद्र राजेंद्र। अनेकों शब्द के लिए एक शब्द जो कभी ना मरे अमर। विलोम शब्द लिखो। आशा का निराशा। लिंग बदलो। तेली तेलिन। पर्यायवाची शब्द लिखो। सिर्फ दो। पवन वायु हवा। अतिल दा पौन स्मीक। ते दूसरा भाग है ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं। श्रवण कौशल का क्या महत्व है। हमारे अपने दैनिक जीवन में श्रवण कौशल का बहुत महत्व है। अच्छी प्रकार से सुने बिना जीवन का कोई भी काम नहीं हो सकता। अनपढ़ व्यक्ति भी श्रवण कौशल से काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर मेघालय छोड़ने वाले बच्चों यदि श्रवण कौशल का शिक्षण प्राप्त हो चुका हो तो भाषणों वाद विवाद आदि में जाकर अपने श्रवण कौशल से नया ज्ञान प्राप्त कर सके। कहने से अभिप्राय है कि सीखने का समय प्रत्येक स्तर पर जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में श्रवण कौशल का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षण काल में आरंभिक वर्षों में ही बच्चों को श्रवण कौशल की चित ज्ञान प्रदान किया जाए। दूसरा क्वेश्चन, रचना शिक्षण से क्या उद्देश्य है। रचना शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य छात्रों को साहित्य की विद्या और तत्वों के परिचित कराकर उसका विकास करना। दूसरा, छात्रों को कम से कम भाषा में अधिक से अधिक विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना। तीसरा, छात्रों को अभिव्यक्ति में मौलिकता लाना। फोर्थ पॉइंट है छात्रों में चिंतन एवं गहराई में गुणों की निर्माण करना। पंचम पॉइंट है छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। 6वां पॉइंट छात्रों की निरीक्षण तर्क और विवेक शक्तियों को विकसित करना। ऐसी छोटा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, गद्य और पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। पद्य छंदोबद्ध तथा नियमित गीत में होने के कारण ताल पर चलता है, इसलिए वह रागमय होने के कारण वह हृदय में स्पंदित करता है। पद्य में यदि गति तथा लय का पूरा ध्यान रखा जाता है, इसका संबंध हमारे हृदय से होता है। इसमें रोचकता होती है, हृदय को आकृत करने की शक्ति होती है। गद्य में इन सब का अभाव रहता है। इसमें पद्य की रोचकता और प्रभावता शक्ति नहीं होती। विराम चिन्हों के विशेष ध्यान रखा जाता है। एक अच्छी रिपोर्टों के क्या गुण होने चाहिए। तथ्यों की जानकारी स्पष्ट सटीक प्रमाणिक होनी चाहिए। संस्था के नाम का उल्लेख हो। दिए गए भाषणों का प्रमुख अंश होना चाहिए। लिए गए निर्णयों की जानकारी होनी चाहिए। गतिविधि चलाने वालों के नाम होने चाहिए। कार्यक्रम का उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य आदि पदाधिकारियों के नाम होने चाहिए। नई बात नई अनुच्छेद से लिखे। प्रतिवेदक रिपोर्टर के हस्ताक्षर अस्थित लोगों की जानकारी होनी चाहिए। मौन पठन की उपयोगिता बताएं। मौन पठन मुख से उच्चारित किए बिना पाठ का अर्थ ग्रहण कर लेना कुछ कक्षाओं में होता है। वह अध्यापन की एक विधि है। इस प्रकार बिना ध्वनि के भाव ग्रहण करने अति हुए शांतिपूर्वक पढ़ लेने का मौन पठन कहते हैं। उपयोगिता, मौन पढ़ने से थकान कम होती है। मौन पढ़ने से वाचक की गति में वृद्धि हो जाती है।
मौन वचन के से छात्र अधिक देर तक पढ़ सकते हैं, छात्र में एकाग्रता का विकास होता है, अर्थ ग्रहण करने में वृद्धि होती है, संक्षेपी करने में सहायक होती है, मूल्य विस्तृत दोनों प्रकार के अध्ययन में उपयोगी होता है। मौन वचन में इस समय लगता है कम समय लगता है, एक मौखिक या बोल कर पढ़ने में जितना समय लगता है उसमें से कहीं कम समय मौन पठन में लगता है। समय के सहयोगी में सहायक है। 79 5 नंबर वाले क्वेश्चन निकल करेंगे। पहला क्वेश्चन छोटा है, श्रवण कौशल की विधियों के बारे में चर्चा करो। श्रवण कौशल शिक्षण भाषा शिक्षण की सभी विधियों का विषय का अंग है। विधियाँ, पहला विधि निकल करेंगे सस्वर वचन। वैसे तो यह वचन शीलन व अभिनय अंग है, परंतु इसमें कौशल के कई सहायता मिलती है। सस्वर वचन में एक बच्चा आगे बोलता है और बाकी सब उसके पीछे पीछे उसकी वाक्य को बोलते हैं। भाषण, यह विधि श्रवण कौशल को विकसित करती है, करने के लिए एक प्रभावशाली साधन है। भाषण के लिए विषय वस्तु का चयन कक्षा के बौद्धिक स्तर पर अनुसार होना चाहिए। वाद विवाद, श्रवण कौशल का विकास करने से के लिए वाद विवाद एक अच्छी और उपयोगी विधि है। वाद विवाद में भाग लेने वाले क्षणों और को सारी बातें ध्यान से सुननी होती हैं। प्रश्नोत्तर, अध्यापक को छात्रों से पाठ में से प्रश्न पूछने चाहिए। छात्रों के उत्तर में यह जांच हो जाएगी कि छात्र सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं। रेडियो श्रवण कौशल के परीक्षण तथा विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। इनमें से विभिन्न कार्यक्रम, भाषण, नाटक, कपक, पिक्चर, न्यूज़ रील, कविता पाठ आदि प्रसारित होते हैं। दूरदर्शन मनोरंजन का साधन है, परंतु अध्यापक के मार्गदर्शन से इन्हें भाषा के विभिन्न कौशलों का शिक्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। वीडियो, जिस तरह किसी भी वार्ता आदि को टेप रिकॉर्डर द्वारा बच्चों को सुनाया जा सकता है, उसी प्रकार श्रवण कौशल में विकास के लिए एक ऑडियो भी बनाया कर उसे भी लाभ लिया जा सकता है। आगे फोर्थ क्वेश्चन है, लेखन कौशल से क्या अभिप्राय है? लेखन की रीति के बारे में लिखें। व्यक्ति अपने मन के विचारों को दूसरों को आगे व्यक्त या प्रकट करने के लिए भाषा के लिखित रूप का सहारा लेता है, उसे लेखक कौशल कहते हैं। लेखन की प्रकृति, शुद्ध लेख, जो भी लेख लिखा जाए उसे शुद्ध होना चाहिए। यदि कोई शब्द एक बार शुद्ध लिखा जाए तो उसे 10 बार लिखकर शुद्ध अभ्यास लेना चाहिए। सुलेख, प्रतिदिन के व्यवहार में और परीक्षा के में विशेषतः सुलेख का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेख को देखते ही पश्चात हृदय में परीक्षार्थी को प्रति अनुकूल या प्रतिकूल भाव उत्पन्न हो जाते हैं। मौलिकता का अर्थ है अपने मन के या मस्तिष्क को अब्ज उपज किसी के भावों को दूसरों की कल्पना की पूरी नकल करने के लिए लेख को मौलिकता नष्ट हो जाती है। सरलता लेख का एक विशेष गुण है। भाषा कठिन होने से भाव तुरंत स्पष्ट नहीं होते और लेख का उद्देश्य पूरा नहीं होता, इसलिए लेखन की भाषा सरल होनी चाहिए। मधुरता, शब्द मधुर अक्षरों वाले होने चाहिए, अधिक संयुक्त और ठहराव वाले जैसे अक्षरों वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रोचकता सबसे बड़ा गुण है। चाहे कैसी ही भाषा लिखी जाए, यदि रोचक होगी तो उसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। भावों की प्रबलता का कहना होना भी बहुत आवश्यक है। भावश्यक प्राण होते हैं। भाव भाषा के प्राण होते हैं। व्याकरण से आप क्या समझते हो? व्याकरण शिक्षण की विधियों के बारे में जानकारी दीजिए। भाषा के व्याकरण के अध्ययन की प्राचीन परंपरा रही है। प्राचीन भारत में भाषा अध्ययन की दृष्टि से व्याकरण पर इतना बल दिया जाता था कि व्याकरण स्वतः एक स्वतंत्र शास्त्र बन गया है और इसका पृथक रूप में अध्ययन होने लगा। भाषा शुद्ध प्रयोग एक कला है जहाँ व्याकरण के उद्देश्य ही होता है। व्याकरण शिक्षण की विधियों,
निगमन विधि। प्राचीन काल में ही व्याकरण शिक्षण में निगमन विधि का एक सहयोग किया जाता है। इसमें संदेह नहीं कि निगमन विधि का शिक्षण बड़ी सफलता से प्रयोग किया जाता है। इस विधि में नियमों को सही करवाया जाता है और किसी भी प्रकार की गलती की संभावना नहीं रहती है। आगमन विधि। आधुनिक समय में आगमन विधि द्वारा व्याकरण शिक्षण करने का आर्थिक अधिक चलत है। छात्रों के स्वभाव के अनुकूल होने के कारण वह अच्छी विधि है। समय व्यय विधि। व्याकरण की शिक्षण देने के लिए यह एक स्वाभाविक विधि है, परंतु इसमें व्याकरण की नियमित शिला नहीं हो सकती। इस विधि को व्याकरण की शिला होने में व्याकरण के नियमों का तरीका ज्ञान नहीं दिया जा सकता। मिश्रित विधि। शिक्षणों की दृष्टि में आगमन विधि और निर्गमन विधियाँ साधन साथ में लाई जाती है चाहिए। व्याकरण शिक्षण करते समय पहले आगमन विधियाँ फिर निगमन विधि का आरंभ करवाना चाहिए। भाषा सर्ग विधि। यह विधि भी मैनोपेलेनिक जो विद्वान व्याकरण को एक कठिन व विषय मानते हैं, उनके अनुसार बच्चों को व्याकरण के नियमों की जानकारी अलग से देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस विधि को अनुसार बच्चों को ऐसी रचनात्मक की कठिनाइयाँ पढ़ने के लिए जाए जिनका भाषा पर पूर्व अधिकार हो। पाठ्य पुस्तक विधि। कुछ विद्वान व्याकरण को पाठ्य पुस्तक विधि को निगमन विधि भी मानते हैं। नामांतर मात्र केवल इसलिए है कि इनमें किसी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक को लेकर नियमों का कंठस्थ जाता है। प्रयोग विधि के विश्लेषण विधि। इस विधि में उदाहरणों की व्याख्या तथा उनके प्रयोग के आधार पर नियमों का ज्ञान कराया जाता है, इसलिए इसे प्रयोक्ता विश्लेषण विधि भी कहा जाता है। निर्णय और सारांश। सभी विधि और अपनी अपनी विशेषताएं और कमियां हैं, फिर भी आज के अधिकार शिक्षाशास्त्री भाषा संसर्ग विधि और सामान्य विधि से पढ़ाने की कक्ष में है। आगे निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। आत्मकथा। हिंदी की अन्य कथ्य विधियों की भांति आत्मकथा जीवन लेख का आरंभ भी आधुनिक काल में ही हुआ है। आत्मकथा से तात्पर्य है किसी लेखक द्वारा अपने जीवन में आत्मक्रांति पर क्षणों की तक की जिंदगी में समस्याओं का यथार्थ चित्रण करना। इस लेखन में व्यक्तिगत घटनाओं, शिक्षा, नौकरी, गृहस्थ, मित्र संबंधी आदत, परिवार, नाते, रिश्ते, मित्र, प्रेमजन आदि आत्मकथा का हिस्सा बनते हैं। जीवन लेखन व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि किसी विशिष्ट व्यक्ति का जीवन चित्रण कोई दूसरा लेखक ही लिखता है। जीवनी लेखक का आत्मकथा के बीच अंतर को आत्मकथा के अंतर्गत स्पष्ट किया जा चुका है। फिर भी जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। जिस व्यक्ति की जीवनी लिखी जाती है वह विशिष्ट ही होता है, क्षेत्र बेशक कोई भी हो क्यों ना हो। ते जीवन लेखक में कुछ कल्पना को सारा आवश्यक ले लिया जाता है। जिसकी जीवनी लिखी जाती है वह महापुरुष सत्पुरुष ज़्यादातर होते हैं। इस लेखन कार्य को प्रस्तुत करने के लिए लेखक का जीवन शैली का अंतर्गत जीवन पक्षों को समझते परखते हैं तो समकालीन मित्र, नाते, रिश्तेदार, बिताए गए स्थानों की मित्रता को आदि सहारा भी लेना पड़ता है। जवानी लेखन का आरंभ भी भारतेंदु युग में भरतेंदु व्यवहार किया गया है।
ਅੱਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ 2020 2022 2023 2024 ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਇਹ 35 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 5 ਦੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ 1 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 6 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ 1 ਕੁਐਸਚਨ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 4 ਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ 1 ਕੁਐਸਚਨ 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 35 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਡ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ, ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਸ਼ੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਮਾਰਨੀ, ਪੈਨਸਿਲ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈੱਕਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਚੈੱਕ, ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ, 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੇ। 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 4 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। 2 ਜਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਕਾ ਆਉਣਗੇ। पहला क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡਾ कथन से क्या अभिप्राय है, तो दूसरा क्वेश्चन है एकाकी की परिभाषा दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है भाषा कौशल के मुख्य 4 कौशलों के नाम लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है बादल शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये छोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन ने, जिमें तुसी आज जरूर पढ़ के जाने ने सारे कि जिमें संधि कीजिए, अनेकों शब्दों के लिए एक शब्द, इन्होंने विचों कोई इंपोर्टेंट नहीं होंगे, कोई भी आ सकता पेपर के विच, इस उन्हें जरूर सारे पढ़ के जाने ने। बाकी 1 नंबर वाले मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ यही सी, तो उन्हें जरूर 4 क्वेश्चन पढ़ के जाने ने। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 2-2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ। 2-2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਕਿਆ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 90% ਪੇਪਰ 25 ਤੋਂ 30 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। पहला क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡਾ श्रवण कौशल का क्या महत्व है। दूसरा क्वेश्चन है लेखन दोष के कारण लिखो। तीसरा क्वेश्चन है स्वर और व्यंजन की परिभाषा लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡਾ उपसर्ग से क्या अभिप्राय है। फिफ्थ क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡਾ रचना शिक्षण का महत्व स्पष्ट कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है गद्य और पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सेवंथ क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡਾ वाचन कौशल का क्या महत्व है। एट्थ क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡਾ प्रत्यय से क्या अभिप्राय है। 9th क्वेश्चन मौन पाठन की उपयोगिता बताइए। तो 10वां क्वेश्चन है भाषाई कौशल से क्या अभिप्राय है। तो 11वां क्वेश्चन है संक्षेपीकरण किसे कहते हैं। देखो सिर्फ 11 क्वेश्चन ने, ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन ने, बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने, तो जरूर पढ़ के जाने ने क्वेश्चन। एक पेपर इन्हों के ही आना है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ, 5 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बड़ा नंबर है कथन कौशल की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡਾ मौन पठन किसे कहते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन है सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके भेदों का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है विद्यार्थी उच्चारण की अशुद्धियाँ क्यों करते हैं, उनको सुधारने के लिए उपाय लिखिए। ये छोटे 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने, इनू घट्टो घट्ट तुसी 3 पेजां दे जरूर भरन की कोशिश करो, जिस नाल तुहाडे पेपर की लैंथ बढ़े तो सोहना सोहना करके हो पेपर, जिस नाल चैकर नूं आसानी हो पेपर करने। फोर्थ क्वेश्चन विद्यार्थी उच्चारण की अशुद्धियाँ क्यों करते हैं, उनको सुधारने के लिए उपाय लिखिए। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है रचना शिक्षण की विधियों को विस्तार से वर्णन कीजिए। आगे सिक्स्थ क्वेश्चन एक अच्छी कहानी के गुणों की चर्चा कीजिए। 7वां क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट निबंध किसे कहते हैं, इसे इसके विचारों का वर्णन कीजिए। आत्मकथा और जीवन में क्या अंतर है। 7वां तो 8वां इंपोर्टेंट, इन्ना इंपोर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगातार 4 तो 5 साल हो गए ये क्वेश्चन दो आते हैं पेपर के विच। तो 9th क्वेश्चन मातृभाषा के महत्व पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन विशेषण किसे कहते हैं, इसके भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
11वां क्वेश्चन, एक अच्छे हिंदी शिक्षण के गुणों को उल्लेखन कीजिए। 12वां क्वेश्चन, लेखन संबंधी दोष और उनके निवारण का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन, रिपोर्ट लेखक से क्या अभिप्राय है, इसका महत्व बताइए। ये छोटे इंपोर्टेंट 13 क्वेश्चन ने 5 नंबर वाले। तो सुने पूरे क्वेश्चन पढ़ के जाने ने पक्का पेपर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 30 25 ਤੋਂ 30 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ क्वेश्चन। ਇਹ ਅੱਗੇ 21 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨੇ क्वेश्चन। ਇਹ छोटे 4 क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन सिर्फ 11 क्वेश्चन ने। अगे 13 क्वेश्चन छोटे 5 नंबर वाले क्वेश्चन ने। इसके 2 नंबर ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ 2 ਨੰबर ਵਾਲੇ ਚ, वाचन कौशल से क्या महत्व है। इसका आंसर बनता है किसी भी लिखित सामग्री को पढ़ने की वाचन पढ़ना कहलाता है, पाठन कहलाता है। पाठन का अर्थ है केवल पुस्तक को पढ़ना नहीं, बल्कि पढ़कर उसे समझना, उसका अर्थ ग्रहण करना भी जरूरी है। बिना अर्थ ग्रहण करने किए बिना पाठन नहीं किया जा सकता। तो इसके 3 भेद ने। ਇਹਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਸਵਰ ਵਾਚਨ ਹੈ, ਮੌਨ ਵਾਚਨ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਾਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन है कि वाचन कौशल का क्या महत्व है। आगे दूसरा क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡਾ 2 नंबर वाला, लेखन दोष के कारण लिखिए। लेखन दोष के कारण, छात्र लिखते समय लेखन संबंधी विभिन्न प्रकारों की अशुद्धियां करते हैं। इसके विभिन्न कारण निम्नलिखित हैं। पहला छोटा, लिपि की पूर्ण ज्ञान न होने से विद्यार्थियों में लेखन दोष हो जाता है। दूसरा पॉइंट, व्याकरण का पूर्ण ज्ञान ना होना भी लेखन दोष का कारण है। तीसरा क्वेश्चन है, महिलाओं को पूर्ण ज्ञान ना हो तो भी विद्यार्थियों में लेखन दोष हो जाता है। चौथा पॉइंट छोटा, अशुद्ध आचरण भी लेखन दोष का कारण है। पंचमा पॉइंट है, तिशीघ्रत व सावधानी से लिखने से विद्यार्थियों में लेखन दोष हो जाता है। संशोधन का कार्य न करवाने से भी लेखन दोष हो जाता है। अध्यापक की उपयोगिता भी विद्यार्थियों में लेखन दोषन का कारण बनती है। तो 8वां पॉइंट, अध्यापक द्वारा समय पर मार्गदर्शन न किया जाना भी लेखन दोष का कारण है। तो 9वां पॉइंट, संशोधन का अभाव भी लेखन दोषन का कारण है। तो 10वां पॉइंट, पर्याप्तता का प्रभाव भी विद्यार्थियों में लेखन दोषन का कारण है। इसी प्रकार अध्यापकों का छात्रों का विभिन्न प्रकारों से दोष को जानना चाहिए जिससे वह उनको दूर कर सकें। इसी ਤੁਹਾਡਾ दूसरा क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन ਵੱਡੇ क्वेश्चनों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਪਰ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ तीसरा पॉइंट क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡਾ, स्वर और व्यंजन की परिभाषा लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर, जो वर्ण अपने आप अर्थात बिना किसी अन्य अक्षर की सहायता के बोले जा सकते हैं उन्हें हम स्वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अ, आ, ई, ऊ, ए, ये सारे स्वर्ण ने। कुल मिलाकर ये 13 स्वर्ण ने। यह स्वतंत्र हैं और अपने आप बोले जा सकते हैं। इन्हों किसी शब्द की जरूरत नहीं है, अपने शब्दों नाल भी बोल सकते हैं एक दूसरे को। तो व्यंजन, जो वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। यह बिना किसी स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते। यदि हम व्यंजन के साथ कोई स्वर ना भी बोले तो भी प्रत्येक व्यंजन के साथ आ की मात्रा बोला जाना जरूरी हिस्सा है, अन्यथा व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। उदाहरण क ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਗ, ਗ, ਡ, ਚ, ਛ, ਜ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਸਬਸਟਿਟਿਊਟ ਰੂਪ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੀ ਤੁਹਾਡਾ तीसरा क्वेश्चन। और छोटा 2 नंबर वाला क्वेश्चन आया हुआ है, प्रत्यय से क्या आपका अभिप्राय है। जो शब्दों के अंत में लगकर उन्हें अर्थात में विशेषता ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सुंदरता, सुंदर शब्द के अंत में ता प्रत्यय लगने से अर्थ में विशेषता आ गई, अतः ता प्रत्यय कहलाएगा। प्रत्यय के मुख्य 2 भेद होते हैं, एक कृदंत और तृदंत। कृदंत प्रत्यय से यह प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं और इस प्रकार
बने हुए शब्दों के वाक्यों में संज्ञा विशेषण तथा अवयव का कार्य करते हैं। जैसे झगड़ा प्लस आलू इज इक्वल टू झगड़ालू, पाल प्लस क पालक। इनकी गिनतों का विवेचन दो प्रकार से किया जा सकता है, अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से। अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से इस प्रकार की केंद्रताओं को चार भागों में बांटा जा सकता है। एक कृतवाचक, कर्मवाचक, कर्णवाचक है, ये छोटे भाग नहीं। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन प्रत्याय से क्या अभिप्राय है, और ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ फिफ्थ क्वेश्चन ਦੀ। रचना शिक्षण का महत्व स्पष्ट कीजिए। इसी थोड़ा फिफ्थ क्वेश्चन रचना शिक्षण है। रचना शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों निम्नलिखित हैं। छात्रों की सहायता की, विद्यार्थियों को और तत्वों के परिचित कराकर उसका विकास करना है। छात्रों को कम से कम भाषा में अधिक से अधिक विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना है। तीसरा पॉइंट है छात्रों को अभिव्यक्ति में मौलिकता लाना है। तो फोर्थ पॉइंट है छात्रों में चिंतन एवं दोहराई के गुणों का निर्माण करना है। फिफ्थ पॉइंट छात्रों का सृजनात्मक शक्ति का विकास करना है। छठवां पॉइंट छात्रों के निरीक्षण, तर्क और विवेक शक्तियों का विकसित करना है। इसी तरह पंचवां क्वेश्चन है, हम ਅਸੀਂ ਗੱਲ करेंगे कि छवें क्वेश्चन दी। गद्य और पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्य छंदोबद्ध तथा नियमित गति में होने के कारण ताल पर चलता है, इसलिए वह रागमज्ञ होने के कारण वह वृद्ध को संबंधित करता है। पद्य में यदि गति तथा लय का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता, इसका संबंध हमारे हृदय से होता है, इसमें रोचकता होती है। हृदय को आकृत करने की शक्ति होती है। गद्य में इनका सबका अभाव रहता है, उससे पद की सी रोचकता और प्रभावपादिकता शक्ति नहीं होती। विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसी थोड़ा छेवां क्वेश्चन 2 नंबर वाला, हम ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ क्वेश्चन ਦੀ। ਕਿਹੜੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ क्वेश्चन ਇਹ। पहला क्वेश्चन है मातृभाषा के महत्व पर प्रकाश डालिए। दूसरा मौन पठन किसे कहते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। दोनों में कोई भी कर सकते हैं, पर ਅਸੀਂ इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ दोनों ਦੇ आंसर देवांगे। पहला ਜਿਹੜੀ भी चीज़ पूछी गई उसकी डेफिनेशन देनी बहुत जरूरी है। पहला ਅਸੀਂ कथन कौशल का अर्थ दसेंगे। इस संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे भाषा का वरदान मिला है, इसी के कारण उसे सामाजिक प्राणी कहा जाता है। समाज में रहते हुए उसने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विचारों का आदान प्रदान करना पड़ा। इस कार्य के लिए वह दो प्रकार के भाषाओं का उपयोग करते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह है जो बोलचाल में प्रयुक्त होती है, और बोलचाल में प्रयुक्त होने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। बोलचाल अर्थात वार्तालाप करना, जीवन में प्रत्येक कार्य में बोलचाल से संपन्न होना। बालक को प्रभावात्मक ढंग से वार्तालाप सिखाने को बोलचाल की शिक्षा कहते हैं। व्यवहार कुशलता बोलचाल शिक्षण से ही आती है, अतः कथन कौशल या मौखिक अभिव्यक्ति का जीवन में बहुत महत्व है। आगे कथन कौशल की परिभाषा, कोई भी तुसी हर एक क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ परिभाषा जरूर देनी है। विभिन्न विधानों को द्वारा कथन कौशल की विभिन्न परिभाषा दी गई है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। 5 डेफिनेशन ने कोई भी तुसी आसानी नाल देख के कर सकते हो। आगे इसके महत्व बारे पूछे गए वीडियो के मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का अभिव्यक्त करना चाहता है, यह उसका स्वभाव है। आत्मव्यक्ति का सशक्त साधन भाषा है। मौखिक अभिव्यक्ति जीवन की कई आवश्यकताओं में से एक मनुष्य जैसे मनुष्य के लिए खाना, सोना तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं करना जरूरी है, उसी प्रकार बोलना भी जरूरी है। मौखिक अभिव्यक्ति का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। पहला है छोटा भाषा के प्रसार में सहायक।
ਇਹ भाषा ਦੇ प्रसार ਵਿੱਚ सहायक बनता है। दूसरा, सामाजिक दक्षता में सहायता। तीसरा पॉइंट है शिक्षण व्यवस्था में महत्व। भाषा हो अथवा कोई अन्य विषय, उसके शिक्षण की व्यवस्था मौखिक भाषा से ही की जाती है। कोई भी एक भाषा सीखने से पहले उसका मौखिक रूप सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा बोलने और सुनना दो भाषाई कौशल विकसित होते हैं, जिससे भाषा के मूल रूप का ज्ञान होता है। कक्षा में अध्यापक किसी भी विषय का ज्ञान पर पहले मौखिक रूप से देता है। यही तक श्यामपट्ट पर भी शब्दों की मुखरित करते हुए लिखने का सिद्धांत है। फोर्थ पॉइंट है लिखित भाषा का आधार। बोलचाल की भाषा लिखित का आधार है। आगे पंचमा पॉइंट है भाषिक क्रियाओं में दक्षता। भाषण, वाद विवाद, कविता, उच्चारण, कहानी कथन, तर्क वितर्क आदि शामिल आदि भाषिक क्रियाओं में दक्षता उनके शिक्षण द्वारा आती है। छठवां पॉइंट व्यवहार कुशलता। नीति प्रति व्यवहार की दृष्टि से बोलचाल की भाषा अधिक महत्वपूर्ण है। सेवंथ पॉइंट है दैनिक जीवन में महत्व। हमारे दैनिक जीवन में बोलचाल का महत्व बहुत महत्व है। हमें दूसरे की बात समझने तथा अपने बात उन्हें समझाने के लिए बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। हमें जीवन में प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक और जन्म से लेकर मरण तक बोलचाल द्वारा अपने कार्य निकलवाने पड़ते हैं। विचारों के आदान प्रदान में हम केवल मौखिक भाषा का एक ही प्रयोग करते हैं। ते मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति। आत्माभिव्यक्ति मनुष्य की प्रमुख आवश्यकता है। वह अपने भावों को, विचारों को जितनी सरलता व सहायता से बोलचाल के माध्यम से अधिक अभिव्यक्त कर सकता है, उनकी भाषा के लिखित रूप से नहीं। आगे इसी गल करेंगे। 9th पॉइंट दी व्यवहार में परिवर्तन। तो 10वां पॉइंट कम समय में भाव व्यक्ति मौखिक। 11वां पॉइंट मौलिकता बोलचाल। 11वां पॉइंट सीगा। तो 12वां पॉइंट अन्य विषयों के शिक्षण में सहायक। 13th पॉइंट है उच्चारण शुद्धता मौखिक अथवा बोलचाल की भाषा शिक्षण द्वारा बालक के उच्चारण में शुद्धता आती है। आगे 14th पॉइंट है आत्मविश्वास पैदा होना। पंद्रहवां पॉइंट मौखिक अभिव्यक्ति अपने आप में एक व्यवसाय मौखिक अभिव्यक्ति अपने आप में एक व्यवसाय भी है। संक्षेप में बोलचाल की भाषा अवधा मौखिक रचना की उपयोगिता अपनी व्यक्ति की दृष्टि के स्वयं सिद्ध है। इसका शिक्षण विद्यार्थियों के चहुमुख विकास के लिए अनिवार्य है। कि दूसरे बड़े क्वेश्चन निकाल करेंगे हम असी। मौन पाठन किससे कहते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। पहला सी डेफिनेशन दसांगे। किसी भी लिखती सामग्री को पढ़ना ही वाचन कहलाता है। पठन का अर्थ केवल पुस्तक को पढ़ना मात्र नहीं, वर्ण पढ़कर से उसके समझना, उसका अर्थ ग्रहण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिना अर्थ ग्रहण किसे किए पढ़ने का पाठन नहीं किया जा सकता। वाचन शिक्षण द्वारा शिक्षण बच्चे को पढ़ना सिखाता है। यह पहले बच्चे को लिपिबद्ध अक्षरों का ज्ञान करवाता है, फिर अक्षरों को जोड़ कर शब्दों का पहचान कर सिखाता है, फिर उसे पढ़ने की ओर अग्रसर करता है। वाचन को ज्ञानार्जन की कुंजी कहा जाता है। यह है विभिन्न विधानों के वाचन की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है।
पहली है कैथरीन ओकनर। इस दे विच कोई भी तुसीं एक जिहड़ी तुहानूं आसान लगदे कोई भी एक दो डेफिनेशन लिख सकते हो। पहली डेफिनेशन की गल करिए, वाचन वह जटिल अधिक्रम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रय और एवं गतिवाही स्कृति का मस्तिष्क के अधिक केंद्र से संबंधित निहित है। आगे इसदे प्रक्रिया है वाचन दियां। भावोत्पत्ति किसी प्रेरणा से मनुष्य के मन में अपने भावों को अभिव्यक्त करने की इच्छा प्रकट होती है। दूसरा ध्वनि व अक्षर। मनुष्य ध्वनियों द्वारा विचारों की मौखिक अभिव्यक्ति करता है तथा शब्दों द्वारा लिखित रूप की ध्वनि व अक्षर विचार अभिव्यक्त कर माध्यम है। तीसरा पॉइंट है ग्रहण। मौखिक रूप से प्रकट विचारों को हम श्रवण द्वारा ग्रहण करते हैं तथा लिखती रूप से अभिव्यक्ति विचारों को पढ़कर ग्रहण करते हैं। फोर्थ छोटा अर्थ ग्रहण सुनकर या पढ़कर जब हम उसे समझते हैं अथवा उसका अर्थ ग्रहण करते हैं तो वह एक वाचन की चौथी अवस्था है। आगे इसके भेद। ये वाचन के भेद ने पहला सरस्वर आया था, मौन वाचन अध्ययन आया है। फिर अगे सरस्वर ਦੇ ਵਿੱਚ व्यक्तिगत ਸਮੂਹਿਕ व्यक्तिगत शिक्षण द्वारा आदर्श पाठ, ਸਮੂਹਿਕ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ द्वारा अनुकरण पाठ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। हिंदी भाषा शिक्षण में पठन की अत्यधिक महत्व है। वाचन समूची शिक्षा का आधार है। बच्चों को शिक्षित बनाने की पहली सीढ़ी है। उसमें वाचन की कुशलता विकसित करना वाचन की जीवन में बहुत महत्व है। इसके महत्व को निम्नलिखित रूप से दर्शाया गया है। पहला, भाषाई कौशल से निपुणता। वाचन की निपुणता पर भाषा के अन्य कौशल सुनना, बोलना व लिखना की योग्यता पर निर्भर करती है। सतहिक कार्यक्रमों का सुनना, अच्छा प्रभावशाली ढंग से बोलना तथा लिखना वाचन के विभिन्न रूपों पर आधारित है। दूसरा पॉइंट, उच्चारण व वर्तनी का ज्ञान। वाचन शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों के उच्चारण में शुद्धता आती है। सरस्वर वाचन के अन्य अभ्यास से विद्यार्थियों को ध्वनियों के वर्गीकरण, शब्द व वाक्य संरचना आदि को ज्ञान हो जाता है, जिससे उन्हें शब्द शुद्ध उच्चारण व अक्षर विन्यास का ज्ञान हो जाता है। इससे विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति सुदृढ़ व प्रभावशाली होती है। तीसरा पॉइंट, व्याकरण को समुचित ज्ञान। फोर्थ पॉइंट, मानसिक एवं भावात्मक विकास। फिफ्थ छोटा सामाजिक विकास। सिक्स पॉइंट, ज्ञान अर्जुन का साधन। सेवन, साहित्यिक विजयों का आस्वादन। ते अठवां, मनोरंजन का साधन। ते नाइन्थ, शैलीगत परिचय वाचन। ये पॉइंट ने तुसी कोई भी इन्हां दे विचों पॉइंट कर सकते हो। इसी तो दूसरा क्वेश्चन बड़ा है। असीं गल करेंगे तीसरे बड़े क्वेश्चन की। विशेषण किसे कहते हैं, इसके भेदों का उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। छोटे होंदे सब ने विशेषण पढ़े ही है, एक बार पढ़ोगे तो सुन याद आ जाएगा कि किस तरह का विशेषण है। विशेषण, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। मुझे काले अंगूर पसंद है। दूसरा है समोसे सोमेश गूंगा है। तीसरा है छोटा बच्चा सीढ़ियों से फिर गिर गया। तो चौथा, काली बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया। पंजवा, बूढ़े व्यक्ति से काम मत लो। आगे इसके भेद की गल करेंगे। इन्होंने चार भेद ने इसके विशेषण के। पहला है गुणवाचक एडजेक्टिव। दूसरा संख्यावाचक एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ते चौथा है सर्वनामिक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव। पहला सी गल करेंगे गुणवाचक विशेषण। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सफ़ेद इस सरोवर में तैर रहा है। उस विदुषी कन्या को बुलाओ। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। उपरोक्त वाक्य में सफ़ेद, विदुषी और विदेशी
आदि शब्द, रंग, गुण और स्थान आदि का ज्ञान कर रहे हैं वस्तु, इन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये थोड़े विशेषण वाले पॉइंट ने तुझे जरूर पढ़ के जाने ने। ख भाग संख्यावाचक विशेषण निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। 25 छात्रा कक्षा में बैठे हैं। मुझे 500 रुपये दीजिए। मैंने उसे कई पेन दिए, कुछ नमकीन ले आओ। उपरोक्त वाक्यों में 25 76 रुपये और पेन और नमकीन साझा संज्ञा शब्द का संख्या बताते हैं। इसे शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके निम्नलिखित भेद: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण शब्द के निश्चित संख्या का पता चलता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसे निम्नलिखित 6 भेद हैं। इस भेद लिखे हुए ने और ਅਸੀਂ ਗੱਲ करेंगे परिमाणवाचक विशेषण। मेरे सूट में 3 मीटर कपड़ा लगता है। 5 किलो देसी घी लाओ, 2 लीटर दूध दे दो, थोड़ा नमकीन ले लो, इतनी सी दही से काम नहीं चलेगा। परिमाणवाचक विशेषण: मेरे सूट में 3 मीटर कपड़ा लगता है। 5 किलो देसी घी लाओ, 2 लीटर दूध दे लो, थोड़ी नमकीन ले लो, इतनी सी दही से काम नहीं चलेगा। परिमाण ने थोड़े ये विशेषण दस रहे। इसके उपयुक्त वाक्यों में 3 मीटर, 5 किलो, 2 लीटर, थोड़ा, इतनी सी आदि विशेषण शब्द उन वस्तुओं का नाम, तोल या माप बता रहे हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। पॉइंट ने थोड़े विशेषण दे। सर्वनाम विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। यह लड़की अच्छी है, वह लड़की नहीं। वे लोग कहाँ जाएंगे। तीसरा नंबर, किसी भी जीव को सताना पाप है। जो घड़ी मेरे पास है वह आपकी नहीं। यह बच्चा कहाँ रहता है। इन उपयुक्त वाक्यों में यह वह, किसी, जो, यह आदि सर्वनाम शब्द हैं, किंतु इनका प्रयोग संज्ञा शब्दों के साथ उनके विशेषण के समान हुआ है, परंतु इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जिन्हें सर्वनाम को प्रयोग किसी संज्ञा के साथ उसकी विशेषण की तरह होता है उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसी तरह दूसरा बड़ा क्वेश्चन। छोटे 3 बड़े क्वेश्चन हो गए। चौथे क्वेश्चन निकाल करिए। तो चौथा क्वेश्चन है, विद्यार्थी उच्चारण की शुद्धियाँ क्यों करते हैं, उन्हें सुधारने के लिए उपाय लिखिए। हर एक क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन पॉइंटा दे विच करने की कोशिश करा करो, क्योंकि इस नाल लेंथ भी बढ़ती है तो सोना भी लगता पेपर। पहला सी उच्चारण का अर्थ दसांगे। उच्चारण अर्थात मनुष्य के मुंह से व्यक्त और स्पष्ट ध्वनि निकलना अथवा वर्णों या शब्दों को बोलना का ढंग है। मन के भाव व विचार इच्छा रूप में जागृत होते हैं। उनकी मुख्य अवयव पर द्वारा स्वर और वह व्यंजन युक्त शब्दों से अभिव्यक्ति उच्चारण है। उच्चारण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसका अशुद्ध रूप न सिर्फ भाषा के लिए हानिकारक है, बल्कि बालक के समूचे व्यक्तिगत पर अपना दुष्प्रभाव छोड़ता है। अतः उच्चारण का महत्व इस प्रकार है। व्यक्तिगत का विकास, बालक के सर्व शख्सीय विकास पर उच्चारण शुद्धता का प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति किसी भी शिष्य के संबंध में अपने भावों व विचारों को मौखिक व लिखित भाषा के रूप में प्रकट करता है।
भाषा के मुख्य चार कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना है। इनमें निपुण होना आवश्यक है। बालक जैसा भाषा का उचित उच्चारित रूप सुनेगा उसे वह उसी प्रकार बोलेगा, जैसा उच्चारण करते हुए पढ़ेगा सुनेगा वैसे ही लिखेगा। अतः भाषा का पूर्ण अधिकार शुद्ध उच्चारण पर निर्भर करता है, जिससे आत्मविश्वास पैदा होता है। इस प्रकार उच्चारण शुद्धता से बालक में मौखिक लिखित अभिव्यक्ति की कुशलता आती है, जिससे उसका मानसिक व भावात्मक विकास होता है तथा सामाजिक संपर्क बढ़ने से बहुत सामाजिक कुशलता आती है। दूसरा पॉइंट है, मौखिक अभिव्यक्ति में स्पष्ट उच्चारण का सीधा संबंध मौखिक अभिव्यक्ति से है। तीसरा पॉइंट लिखित अभिव्यक्ति है। फोर्थ पॉइंट थोड़ा साक्षरता का प्रतीक है। जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ पॉइंट ਦਾ नाम भी याद आ जाएगा तो ਤੁਸੀਂ 5-6 लेना तो अपने वालों जरूर लिख सकते हो। फिफ्थ पॉइंट, भाषा को समृद्ध बनाने में सहायक। सेवंथ क्वेश्चन, उच्चारण वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ जरूर आना है। ये उच्चारण के पॉइंट ने सुने जरूर पढ़ के जाने ने। ऐसी गल करेंगे, एक अच्छे हिंदी शिक्षण के गुणों का उल्लेख कीजिए। पहले डेफिनेशन देनी जरूरी है। डेफिनेशन रचना का अर्थ प्राय मौलिक लेखन का समझा जाता है, परंतु तथा यह है कि इसका अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। बालक की किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति को रचना कह सकते हैं। रचना मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी। प्रारंभ में मौखिक अभ्यास के पश्चात ही लिखित अभ्यास कराया जाना चाहिए। अन्य रूप में कहा जा सकता है कि रचना शिक्षण का अर्थ छात्र स्वभावों विचारों को मौखिक या लिखित रूप में स्पष्ट, सुंदर, आकर्षक और रोचक ढंग से क्रमबद्ध अभिव्यक्त करने में सक्षम हो सके। लेखन कौशल में रचना शिक्षण का अर्थ है भावों विचारों का लिपिबद्ध रूप से अभिव्यक्ति करना सीखना। सामान्यतः रचना से निबंध, रचना पत्र, रचना कहानी, रचना का बोध होता है, किंतु रचना का यह सीमित क्षेत्र है। रचना की परिभाषा, सोनी की परिभाषा जरूर लिख के देनी है। तो तीसरी परिभाषा की गल करिए, निरंजन सिंह के शब्दों में निम्नलिखित दृष्टियों से निम्नलिखित रचना की मानव जीवन में विशेष महत्व है। इस परिभाषा से इसके महत्व बारे गल करेंगे। रचना शिक्षण के रचना चाहे वह मौखिक अथवा लिखित बालिक में विशेष महत्व रखती है। रचना शिक्षण की महत्वता को निम्नलिखित रूप से दर्शाया गया है। भाषा शिक्षण का आधार। रचना शिक्षा का भाषण का आधार है। सर्वधर्म मौखिक रचना द्वारा विद्यार्थियों में सुनने और बोलने की योग्यता होती है। भाषा की शिक्षा साहित्य के विभिन्न विद्याओं, कहानी, कविता, निबंध द्वारा ही प्रदान की जाती है, जो रचना के विभिन्न पहलू हैं। दूसरा, शब्द भंडार की वृद्धि। रचना शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों उचित शब्दावली का प्रयोग सीख जाता है तथा नई शब्दावली का ग्रहण करने का प्रयास करता है, जिससे उसका शब्द भंडार उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। तीसरा पॉइंट, दैनिक क्रियाकलापों का आधार।
दैनिक जीवन में परस्पर प्रत्येक क्रियाकलाप मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति द्वारा ही होते हैं। विद्यार्थियों में योग्यता रचना शिक्षण द्वारा आती, परस्पर वार्तालाप, विचार विमर्श, शिक्षा, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विचारों को मौखिक अथवा लिखित आदान प्रदान में निपुणता रहना पर निर्भर है। तो फोर्थ पॉइंट, ज्ञान अर्जुन का साधन। विद्यार्थी में सूझने की योग्यता तभी आएगी जब वह मौखिक और लिखित दोनों रूप से अधिक ज्ञान संचय करेगा, क्योंकि इन ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। अतः रचना शिक्षण बालक को ज्ञान अर्जुन के लिए अभिप्रेरित करता है। पंचम पॉइंट है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। सिक्स्थ पॉइंट है अवसरानुकूल भाव प्रकाशन। सेवन पॉइंट सृजनात्मकता का विकास रचना। आठवां पॉइंट है थोड़ा आत्मविश्वास की उत्पत्ति। नाइन्थ पॉइंट कल्पना शक्ति का विकास। 10वां पॉइंट आकाश का सदुपयोग। रचना शिक्षण की महत्वता इस बात पर है कि बालक के संतुलित व्यक्तिगत का निर्माण करता है। रचना शिक्षण के उद्देश्यों में उसकी महत्वता और दृष्टिगत होती है। इस उद्देश्य ने उद्देश्य की गल करिए तो पहला पॉइंट है सृजनात्मक तथा रचनात्मक शक्तियों का विकास करना। छात्रों में निसंकोच स्वाभाविक रूप से अपने भावों का एवं प्रचारों का मौखिक रूप से अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। विद्यार्थियों को विभिन्न लेखकों का शैलियों का ज्ञान करना, जिससे वह स्वयं और स्वतंत्र शैली का निर्माण कर सकें। भाषा बोलने के भ्रष्टाचार, प्रसंग के अनुकूल तथा परिस्थितियों के अनुरूप उचित शब्दावली के प्रयोग एवं चयन की क्षमताओं का विकास करना। विद्यार्थियों में अपनी शब्द भंडार का उचित प्रयोग करके सकने की योग्यता उत्पन्न करना। इसी फ्रेंड थोड़ा बड़ा 5 नंबर वाला क्वेश्चन। आगे 6th क्वेश्चन है थोड़ा, एक अच्छी कहानी के गुणों की चर्चा कीजिए। पहला सी डेफिनेशन दसेंगे। कहानी एक लघु वर्णनात्मक गद्य रहना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना है। कहानी गद्य साहित्य का सर्वाधिक प्रिय विद्या है। जहाँ तक कहानी कहने को सुनने का प्रश्न है और वह प्रवृत्ति अति प्राचीन है। लिखित कहानियों का आरंभ बौद्धकालीन जातक साहित्यों से माना जाता है। यह प्रायः काल्पनिक और उपदेश प्रदान होती है। अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी से प्रभावित होकर बंगला में गल्पों का प्रचलन हुआ है। इन गल्पों के प्रभाव से ही हिंदी में आधुनिक कहानियों लिखने का सूत्रपात हुआ। कहानी के अवश्य कहानी साहित्य की एक विद्या है। एक संसार में सभी लिखित अथवा अलिखित साहित्य के प्राय प्राचीनता रूप है। कहानी के अर्थ को और अधिक स्पष्टता से समझाने के लिए कुछ विद्वानों की परिभाषाएं दी जा रही हैं। प्रेमचंद इस डेफिनेशन सुने, कोई भी डेफिनेशन जरूर करके यानी सुने। कहानी के तत्व, कहानी के मुख्य तत्व निम्नलिखित है। कथा वस्तु है, पात्र और चरित्रण है, नाट्य प्रणाली, विश्लेषणात्मक प्रणाली। इनके द्वारा कहानीकार अपने गिने चुने पात्रों को हर्ष, विवाद व हास्य कंदन को कैसे स्वाभाविक ढंग से चित्रण करना है, पाठक भी उनके साथ हंसने रोने लगते हैं। ये पॉइंट में सुन जरूर पढ़ के जानने, पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂसेस ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 7th क्वेश्चन की गल करांगे।
आगे छोटा 6th भाग का पहला क्वेश्चन, निबंध किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। निबंध शब्द का अर्थ है अच्छी तरह से बांधना। निबंध का अंग्रेजी शब्द प्राय ऐसे है। ऐसे का अर्थ है प्रयत्न। प्रयत्न प्रयोग व परिभव, जिस रचना में किसी विषय का प्रतिपादन किया गया हो तो उसका परीक्षण किया गया हो, उसे ऐसे कहते हैं। पश्चात भारतीय विद्वानों के अनुसार निबंध की परिभाषा निम्नलिखित है। ये डेफिनेशन ने कोई भी तो सीख डेफिनेशन लिख सकते इसके विच। हिंदी विद्वानों के अनुसार दी गई परिभाषाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध मानसिक श्रम साधन से उपलब्ध की गई उपलब्धि है। कोई भी डेफिनेशन लिख सकते इसके विच। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ निबंध के तत्व बारे गल करेंगे। निबंध की रचना अनिवार्य रूप से एक गद्य में की ही होती है। निबंध में निम्नलिखित तत्वों का होना अनिवार्य माना जाता है। गद्य की रचना निबंध की रचना अनिवार्य रूप से गद्य में ही होती है। आपवाद स्वरूप पद में ही हो सकती है। व्यक्तिगत की छाप। तीसरा पॉइंट है सीमित आकार। सीमित आकार होने ते फोर्थ पॉइंट पूर्णता। पंजवा रोचकता। निबंध में विचारों की प्रमुखता रहती है। छठवां पॉइंट अनौपचारिकता व व्यक्तिगतता। निबंध किसी भी विषय पर लेखक की वैज्ञानिक अनुभूतियों या प्रतिभूतियों का प्रकाशन होता है। आगे सीटा दसेंगे इस उपरोक्त तत्वों व गुणों से युक्त निबंध गद्य का आदर्श रूप है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में पद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य में की कसौटी है। ऐसी फ्रेंड्स थोड़ा 7वां क्वेश्चन है। अगे लास्ट क्वेश्चन की गल करिए तो लास्ट क्वेश्चन केड़ा है सी। लास्ट क्वेश्चन है। आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार इन 3 तो 4 साल हो गए क्वेश्चन आते नू। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ने। पहला चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ आत्मकथा बारे गल करें। आत्मकथा से अभिप्राय एक ऐसी रचना है जिसमें लेखक के निजी जीवन का ब्यौरा होता है। आत्मकथा के लेखक अपने पूरे जीवन की दृष्टांत करता है। होश संभालने से पहले के जीवन में संबंध में माता पिता बड़े बुजुर्गों व संगे संबंधियों से अपने संबंध में सुने गए प्रसंग और बातों का पूर्ण स्मरण करता है। वातावरण रहन सहन संस्कृति के परिवेश को भी पूर्ण जीवित करने की चेष्टा करता है। आत्मकथा में घटनाओं की अपेक्षा व्यक्तित्व का प्रकाशन होता है। निष्ठता की अपेक्षा आत्म उद्घाटन प्रमुख हो जाता है। आत्मकथा के लेखक को अपने जीवन लिखते समय तथा कौशल से काम लेना पड़ता है। आत्मकथा हिंदी साहित्य की नवीन विद्याओं में से एक है। यह विद्या परिश्रम के प्रभाव से हिंदी के विकसित हुई है। इसमें संबंधित पक्षता से भारतीय संविधानों द्वारा दी गई परिभाषा निम्नलिखित है। इस कोई भी तुम एक डेफिनेशन लिख सकते हो। इस भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं ने आत्मकथा के तत्व स्वतः स्पष्ट है कि
क्योंकि यह लेखक के अपने भोग हुए तथा तथ्य जीवन का चित्र है, इसलिए इसका मूलभूत तत्व तथा तथ्य जीवन है ही है। उसमें स्वेलेखन, तटस्थता, कलात्मकता होना भी अनिवार्य है। यथा तथा जीवन, इसे हम पॉइंट की गल करेंगे। दूसरा पॉइंट है स्वलेखन आत्मकथा संबंधित व्यक्तिगत द्वारा ही लिखी जाती है। तीसरा पॉइंट है अतीत व वर्तमान का संबंध। फोर्थ है तटस्थता, आत्मकथा की सबसे बड़ी विशेषता जिस पर उसका पूरा लेखन व महत्व निर्भर करता है। निजी जीवन गाथा को स्थापित करता है, परंतु ऐसा करते समय उसे पर्याप्त समय तथा कौशल के काम लेने पड़ता है, क्योंकि तटस्थ रहे बिना आत्मकथा में ईमानदारी नहीं की जा सकती। इस विच गल करेंगे जीवनी बारे। संस्कृत साहित्य में जीवनी के लिए जीवन चरित्र, मध्य युग में चरित्र तथा अंग्रेजी में बायोग्राफी का प्रयोग हुआ है। व्यक्तिगत विशेष के जीवन पर जब साहित्यिक शैली में स्वयं संबंधित व्यक्ति द्वारा ना लिखा जाकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है, उसे जीवनी कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत का निरूपण करने वाली रचना को जीवनी कहते हैं। पक्षता में भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा निम्नलिखित है। कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं इसलिए भी। प्रयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति के विशेष व्यक्तिगत निरूपण करने वाली रचना को जीवनी कहते हैं। इस तत्व बारे गल करिए। तत्व है कि यथा तथा जीवन तथ्य तथ्य के संबंध में जहाँ आत्मकथा को यह सुविधा होती है। दूसरा पॉइंट है तटस्थता। तीसरा पॉइंट है परिवेश। फोर्थ पॉइंट है महत्व, मनुष्य का कोई भी कार्य नियोजित नहीं होता हो। पंचम पॉइंट है कलात्मक अन्वेक्षण। एक सृजनात्मक सहायक विद्या के रूप में जीवनी साहित्य के अनिवार्य व कलात्मक अन्वेषण है। जीवनी स्कूल तत्वों का लेखा जोखा भर नहीं है, पर चरित्र नायिके के चरित्र का निर्मल दर्पण है। इसमें उन भावनाओं तथा अभिप्रायों पर प्रतिबिंब किया जाता है जो सीधे स्पष्ट तथ्य से व्यक्त नहीं हो सकते। जीवनकारी अपनी रचना में कभी चरित्र नायक के हार्दिक उल्लास को अभिव्यक्त करते हैं, तो कहीं उसकी उदासी को, कहीं तृप्ति के सुख को, तो कहीं अतृप्ति के संताप को। इन सब समुची योजनाओं की कलात्मक विवेचना है। अगे सीटे की गल करिए। निष्कर्ष दी जीवनी साहित्य का केंद्र है और व्यक्तिगत उसके क्रियाकलाप उसके केंद्र प्रीति खींचते हैं। मनुष्य उसका भाव लोक तथा बाहरी जगत। जीवन साहित्य का क्रीड़ा क्षेत्र है। ते परिस्थितियों के मध्य व्यक्ति के आंतरिक तथा बाहरी उच्चारण संचरण के अनुशीलन लंकन जीवन में होता है। यह व्यक्ति के प्रधान माध्यम मानकर उसके भीतर में समाज के युग की सुकृतियों का सफलतापूर्वक आंकलन है। एसी फ्रेंड थोड़े ईटीटी दे सेकंड ईयर हिंदी ऑफ हिंदी शिक्षण टीचिंग ऑफ हिंदी दे इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2020 2022 2023 2024 ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। पहला क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡਾ कथन मौखिक कौशल का क्या अभिप्राय है, इसका क्या अर्थ है। मौखिक कथन कौशल वह भाषा है जो बोलचाल में प्रयुक्त होती है और बोलचाल में प्रयुक्त होने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ परिभाषा जरूर लिखा करो एक ना एक। डॉसन ने मौखिक कार्य भाषा की नींव तैयार कर देता है क्योंकि मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा के मुख्य अंग समान ही होते हैं। कोई भी तुसी
परिभाषा लिख सकते हो, चाहे ऊपरली लिख सकते हो चाहे निचली, कोई भी ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ लिख सकते हो। आगे लेखन कौशल का क्या अर्थ है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक के भाषा का ध्वन्यात्मक रूप एवं भावों को मौखिक अभिव्यक्त है, जबकि हम इन ध्वनियों को प्रत्येक के रूप में व्यक्त करते हैं। इन्हें लिपिबद्ध करके भाषा को स्थापित कर प्रदान करते हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। बिल्कुल आसान जे क्वेश्चन ने, कोई ज़्यादा औखे क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ पढ़े तो नाल ਦੇ याद होएंगे, तो सुन जरूर पढ़ने ने क्वेश्चन। तो पठन वाचन कौशल का अर्थ क्या है। किसी भी लिखित सामग्री को पढ़ना ही वाचन पठन कहलाता है। पठन का अर्थ है केवल पुस्तक को पढ़ना नहीं, बल्कि पढ़कर उसे समझना, उसका अर्थ ग्रहण करना भी जरूरी है। बिना अर्थ ग्रहण किसे पढ़ने का पाठन नहीं किया जा सकता। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਵਚਨ ਕੇ ਭੇਦ, ਇਹਦੇ 3 ਵੇਦ ਨੇ, ਅਧਿਅਨ ਹੈ, ਮੌਨ ਵਚਨ ਅਤੇ ਸਖਰ ਵਚਨ, ਸਸਵਰ ਵਚਨ। ਸਸਵਰ ਮੌਨ ਅਧਿਅਨ वचन क्या है। सस्वर वचन सहित वचन को सस्वर वचन कहते हैं। इस छात्र पढ़ने के साथ बोलता भी है। मौन वचन स्वर रहित वचन को मौन वचन कहते हैं। इसमें छात्र शांत रहकर बिना होंठ हिलाए चुपचाप एकाग्रित होकर पठनीय अंश को पढ़ता है। ते अध्यक्ष अध्ययन, मौन पठन का अर्थ स्तर है, वाचन की पराकाष्ठा है, परम गति है, अर्थ ग्रहण करना है, विश्लेषण संश्लेषण आलोचना और निष्कर्ष अध्ययन के प्रमुख सोपान है। व्याकरण से आपका क्या अभिप्राय है। व्याकरण इस शास्त्र को कहा गया है जिसमें भाषा को शुद्ध करने के नियम बताए गए हैं। व्याकरण द्वारा किसी भी भाषा की शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना आता है। इसके बिना भाषा का ज्ञान अधूरा है। व्याकरण भाषा के शुद्ध एवं अनुशासन सहित रखता है। व्याकरण भाषा का महत्वपूर्ण अंग है। व्याकरण भाषा को शुद्ध करता है। व्याकरण की विधियाँ कौन सी हैं। इन्हों की विधि पहली विधि है निगमन प्रणाली, दूसरा आगमन प्रणाली, तीसरा भाषा संसर्ग प्रणाली, चौथा पाठ्य पुस्तक विधि, पंजवा खेल विधि, छेवां सहयोगी विधि, सतवां प्रत्योग अथवा विश्लेषण प्रणाली विधि। आगे स्वर व्यंजन क्या है, अंतर स्पष्ट करें। स्वर जो वर्ण अपने आप अर्थात बिना किसी अन्य अक्षर की सहायता के बोले जा सकते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਨੇ ਕਿਸੇ ਅਕਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਈ ਊ ਯੂ ई ए ओ ए, ये कुल मिलाकर स्वर 13 हैं। यह स्वतंत्र हैं जो अपने आप बोले जा सकते हैं। व्यंजन जो वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये बिना किसी स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते। यदि हम व्यंजन के साथ कोई भी स्वर नहीं ना भी बोलें तो भी प्रत्येक व्यंजन के साथ अ का बोला जाना जरूरी सा है, अन्यथा व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। उदाहरण क ख ग ग ड च अ छ ज, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। व्यंजन के स्वतंत्र रूप क ख ग ग ये सारे व्यंजन के स्वतंत्र रूप ने। संधि की परिभाषा दें और भेद। निम्न उदाहरणों से निकटवर्ती वर्णों के परंपरागत संयोग से परिवर्तन हो गया है। मानव हिंदी व्याकरण में इस प्रकार के परिवर्तन को संधि कहते हैं, जैसे वेदपंत अंत वेदांत, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, सद प्लस एव सदैव, हिम प्लस आलय हिमालय। संधि के भेदों के प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगर उपसर्ग व प्रत्यय क्या है। उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं और यह शब्द में एक विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। इसमें से एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है, जैसे वि प्लस हार विहार, सम प्लस हार सहार, प्र प्लस हार प्रहार, इति प्लस आस इतिहास। प्रत्यय जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगाकर उनके अर्थ के विशेषता ला दे, अर्थ बदल के प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे सुंदरता सुंदर प्लस ता, ये सारे शब्द। प्रत्यय के भेद कुदंत प्रत्यय ते तदित प्रत्यय। संज्ञा किसे कहते हैं, भेद लिखो। किसी भी वस्तु स्थान व्यक्ति प्राणी भाव आदि का नाम नियत होता है, अंत किसी भी
नियत नाम पद को संज्ञा कहते हैं। भारत, गंगा, चीन, राहुल। वेद 3 प्रकार ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। व्यक्तिगत वाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण। परिभाषा दो और भेद बताओ। सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम, उसे, वह, तुम, तुम्हारा, यह, वो, उसका, मेरा, ਹਮਾਰਾ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਵਾਚਕ ਸਰਵਨਾਮ, ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਸਰਵਨਾਮ, ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ, ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ, ਨਿਜਾਤਵਾਚਕ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ डेफिनेशन देनी है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे काला, चमक, छोटा, बड़ा, बूढ़ा, सुंदर, ताकतवर, समझदार, उद्योगपति आदि। भेद ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ। गुणानवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनाम। क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने को बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राधा खाना खा रही है, राजू पढ़ रहा है, राजू ने अपने भाई को मारा। खाना खा रहा है, पढ़ रहा है और मारा, ये क्रिया है। भेद, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। भेद 2 प्रकार के होंगे ने, सकर्मिक, अकर्मक। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषण बताने वाले को शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन प्रतिदिन घूमने जाता है, प्रतिदिन विशेषण ते घूमने जाता है वो क्रिया है। ते 4 तरह के होंगे ने, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक ते रीतिवाचक। शब्द परिभाषा के भेद, शब्द की परिभाषा एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह के शब्द कहते हैं। उदाहरण राम प्लस कम, ਇਹ ਰਾਮ ਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭੇਦ ਲਿਖਿਆ। ਲਿੰਗ, वचन, पर्यायवाची शब्द, विपरीत अर्थक शब्द, प्रकाश के लिए एक शब्द। आगे लिंग, लिंग शब्द के जिस रूप द्वारा यह जाना जाए कि जिससे के विषय में बात की जा रही है वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, इसे लिंग कहते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष नीति के बोध करने वाले को पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का, शेर, हाथी, बैल, घोड़ा। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति को बोध करवाने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की, शेरनी, हथियानी, गाय, घोड़ी। तो कुछ शब्दों के लिए लिंग परिवर्तन, ये सारे लिंग परिवर्तन ने तुम याद कर सकते हो। इस विच बिल्कुल सारे जिमें गध नूं गधी पाया हुआ है, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, देव, देवी, गुड्डा, गुड्डी, ये सारे तुम याद कर सकते हो देख के वीडियो विचों। आगे वचन, संज्ञा आदि विकारी शब्दों को जो जिस रूप में किसी वस्तु आदि को एक अनेक होने का ज्ञान है उसे वचन कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन, शब्द के जिस रूप में एक ही वस्तु को बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, कापी, पुस्तक। बहुवचन, बहुवचन विच ज़्यादा शब्द आए जिमें शब्द के जिस रूप में एक से अधिक वस्तुओं को बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, कापियाँ, पुस्तकें। अगे इस वचन परिवर्तन पूछे गए जिमें आँख दा आँखें, सड़क दा सड़कें, बात दा बातें, ये सारे तुम याद कर सकते हो। अगे पर्यायवाची शब्द, एक शब्द 3 शब्द नाल दे निकले होंगे ने इस विच। अग्नि दा जिमें ज्वाला, होठन, ये सारे तुम याद कर सकते हो। अगे असीं बड़े क्वेश्चनों की गल करांगे। कविता से आपका क्या अभिप्राय है? कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या है? कविता जब हम अपने भावों को विचारों, छंद, लय व ने ताल के प्रकट करते हैं उसे कविता कहलाता है। शिक्षा को सार्थक बनाने तथा जीवन के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कविता शिक्षण आवश्यक है। कविता एक संगीतमय विचार है। कविता सिखाने का एक उपयोगी छोटी उम्र में से ही लिखन की कला में प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। उद्देश्य, कविता शिक्षण के मुख्य उद्देश्य छात्रों को भाषा के शास्त्रीय प्रशंसा का ज्ञान देना करवाना। तो पहले लय, ताल, भाव के संधि, कविता का पाठ कर रुचि उत्पन्न करना, कल्पना शक्ति का विकास, समूह गीत द्वारा एकता की परिचय करना, कविता का आलोचनात्मक अध्ययन कराना, ये सारे पॉइंट दे। आगे छोटा पॉइंट है
15वां क्वेश्चन, गद्य और पद्य में अंतर लिखो। गद्य वह से हम पत्र, निबंध, लेखक आदि लिखते हैं और उसमें एक अंतर्गत हम कविता, अंजन, गीत, पढ़ लिखते हैं। गद्य को हम लय के रूप में नहीं लिख सकते, इसे हम संक्षेप में लिखते हैं और इसमें हम लय के रूप में लिख सकते हैं, उसे किस प्रस्तुत करते हैं। गद्य लिखित या बोली जाने वाली भाषा है। ते छंदबद्ध और लयबद्ध पैटर्न वाली कविता के रूप में होती है। गद्य में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, ते इसमें हृदय तत्व की प्रधानता होती है। गद्य में चिंतन, मनन, तर्क, वितर्क, विवेचन आदि प्रधान है और इसमें अनुभूति के तीव्रता, विचारों में वो कल्पना आदि प्रधान है। गद्य में अलंकारों का प्रयोग नहीं होता, इसमें अलंकारों का प्रयोग होता है। गद्य का संबंध हमारे मन से होता है, ते इसका संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। गद्य को पढ़ाया जा सकता है, ते इसको गाया जा सकता है। आगे अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा और जीवनी में अंतर स्पष्ट कीजिए। आत्मकथा एक ऐसी रचना है जिसमें लेखन ने निजी खुद के जीवन का ब्यौरा देता है, और इसमें जो एक ऐसी रचना जिसमें किसी और की जीवनी लिखी किसी और के जीवन के बारे में। आत्मकथा व्यक्ति खुद लिखता है, जीवनी किसी के भी कोई दूसरा किसी के बारे में लिखता है। आत्मकथा किसी की भी लिखी जा सकती है, जीवनी किसी महापुरुष की ही लिखी जा सकती है। आत्मकथा सत्य होती है, जीवनी अनुमानित होती है। तो आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है, जीवन वर्तमान शैली में लिखी जाती है। आत्मकथा में स्वयं को विचार व्यक्त कर सकते हैं, जीवनी में लेखक स्वयं विचार व्यक्त नहीं करता। उदाहरण, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो इसलिए उदाहरण है कलम का सिपाही। आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद ऑटोबायोग्राफी होता है, तो जीवनी का अंग्रेजी अनुवाद बायोग्राफी होता है। आत्मकथा और जीवनी के तत्व। आत्मकथन के तत्व राधा तथा जीवन, वह लेखन, अतीत वर्तमान का संबंध, तटस्थता, कलात्मक। जीवन के तत्व यथातथ जीवन, तटस्थता, परिवेश, महत्व, कलात्मक विषय। निबंध के तत्व लिखो। गद्य की रचना व्यक्ति की छाप, स्मृति, आकार, प्रलंबना, रोचकता, अनौपचारिकता। एकाकी क्या है, एकाकी के तत्व और भेद लिखो। एकाकी शब्द का अर्थ है एक अंक वाला दृश्य। काव्य का वह विशेष भेद जिसमें केवल एवं वो होता है, एकाकी कहलाता है। एकाकी तत्व कथानक, पात्र, चरित्र, चित्रण, स्वाद, देश का वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, अभिनेता। एकाकी भेद डॉक्टर रामचरण महेंद्र के प्रस्तुत किए हुए। सुखांत, दुखांत, पुरुषार्थ, फैंटेसी, नीति नाट्य, झांकी, स्वाद, मनोड्रामा, रेडियो प्ले। कहानी किसे कहते हैं, उद्देश्य तत्व। कहानी वह है रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसकी चरित्र शैली कथा विन्यास उसी तक का भाव की पुष्टि करता है। तत्व कथा, वस्तु, वातावरण, स्वाद, पात्र, भाषा शैली, उद्देश्य। उद्देश्य बालकों वैत्साहिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, विश्वासों, सामाजिक दशाओं, मानव की विभिन्न परिस्थितियों से ज्ञान करवाना। ये पॉइंट ने मेन तुम इसे पढ़ सकते हो। आगे रचना शिक्षण का अर्थ क्या है। रचना को अंग्रेजी भाषा में कंपोजिशन कहा जाता है। रचना का शाब्दिक अर्थ है संवारना या सजना। भाषा के क्षेत्र में रचना के अंतर्गत भावों तथा विचारों का शब्द समूह से संवारते हैं ताकि उनका स्पष्ट प्रभाव पड़े। रचना का अभिप्राय है कि रचना के कर बंद करके शब्द समूह में व्यक्त करना ताकि उनकी आत्म विभाजित का अभ्यास हो सके और कलात्मक ढंग से विचार कर सके। रचना शिक्षण की विधियां कौन सी हैं। प्रश्नोत्तर विधि, भाषा यंत्र प्रणाली, चित्र वर्णन विधि, उदाहरण विधि, वर्णन विधि। ये सारी विधियां ने तुम याद कर सकते हो। आगे रचना शिक्षण के मतलब क्या है। भाषा शिक्षणों का आधार, शब्द भंडारों की वृद्धि, दैनिक क्रियाकल्पों का आधार, ज्ञान अर्जुन का साधन, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति,
ਅਫਸਰ ਅਨੁਕੂਲ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੱਖਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2020 2022 2023 2024 ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ 90% ਪੇਪਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਵੇਂ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਰਾ 90% ਪੇਪਰ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪਾਰਟ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਾਨੂੰ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 6 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ 8 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 8 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 8 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 8 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ 14 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸੋਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2020 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇਮ ਐਨੀ 2 ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਇੰਡੋ ਆਇਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫੈਮਿਲੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਨੇਮ ਆਫ ਆਡੀਓ ਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਡਜ਼ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਪ੍ਰੀ ਸਪੋਜ਼ ਇਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਆਂਸਰ ਇਨ 1 or 2 ਸੈਂਟੈਂਸ। ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਆਫ NCF। ਹਰ ਇੱਕ 2020 2021 2022 2023 2024 ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਗਈ NCF ਦੀ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਗਈ CCE ਦੀ, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ CLT ਦੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਕੇ ESL ਦੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ, 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ। ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੂ ਗੇਵ ਅ ਬਿਹੇਵਰਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਆਫ CCE। ਅੱਗੇ 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਸੇਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਟ ਆਰ ਦੀ 4 ਬੇਸਿਕ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ। ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ C ਕੁਐਸਚਨ, ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। D ਵਟ ਆਰ ਦੀ 4 ਬੇਸਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ, 80% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 2023 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇਮ ਐਨੀ 2 ਲੈਂਗੁਏਜ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਆਫ CLT। ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਆਰ ਦੀ 4 ਬੇਸਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ। ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡਸ ਵਰਕ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕੋਲਡ। ਇਹ 2023 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸੀ। ਅੱਗੇ 2024 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਈਟ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਆਫ ESL ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨੇਮ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਡੈਟ ਵਾਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਟਿਡ ਬਾਏ BF ਸਕਿਨਰ। ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਆਰ ਦੀ 4 ਬੇਸਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ। ਇਹ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 2020 ਦਾ ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਟੀਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨ ਆਵਰ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੇਚਰ ਆਫ ਏ ਲਰਨਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ ਅਪਰੋਚ। ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ। ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਸੀ ਟਾਕ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਟੂਲ ਇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਕਲਾਸ। ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਪ੍ਰੀਪਰੇਟਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਟੇਜ। ਸਿਕਸਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਈਟ ਏ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟ ਔਨ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਟੂਲ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। 2020 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸੀ। 6 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 6 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ 2022 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਏ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਉਹੀ ਸਾਰਾ 90% ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ
ਰਾਈਟ ਏ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟ ਔਨ ਸਟਰਕਚਰਲ ਅਪਰੋਚ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਐਲਫਾਬੈਟਿਕ ਮੈਥਡ। ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਮ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨਸ। 2022 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸੀ। ਅੱਗੇ 2023 ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਬੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੀ ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਇਜ਼ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਏ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ, 90% ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ 2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵਟ ਇਜ਼ ਏ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਇਜ਼ ਏ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਇਜ਼ ਏ ਰੋਲ ਆਫ ਟੀਚਰ ਇਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ। ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਆਡੀਓਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ। ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਟ ਏ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟ ਔਨ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਐਜ਼ ਏ ਕਲਾਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਸਿਕਸਥ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਚਿਲਡਰਨ ਬੀ ਸੈਸਟ। ਇਹ 2023 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸੀ। 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਈਟ ਏ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟ ਔਨ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕਲਾਸਰੂਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਤੇ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਟੀਚਰ ਟਾਕ ਟਾਈਮ ਬੀ ਰਿਡਿਊਸਡ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸਰੂਮ ਐਂਡ ਹਾਊ। ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਫਾਈਨ ਫॉर्म्स ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਟੇਬਲ। ਸਿਕਸਥ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਟੂਲ ਫॉर ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹਾਊ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ 8 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਏ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਡੈਟ ਅਫੈਕਟ ਦ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ ਏ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਅੱਗੇ ਬੀ ਭਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਬਿਹੇਵਰਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਦ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਗਿਵ ਇਟਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸ਼ੋਰਟਕਮਿੰਗਸ। ਤੇ ਬੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟਸ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ। ਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਇਜ਼ ਏ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੀਡ ਟੂ ਅਡੈਪਟ ਐਂਡ ਗੋ ਬਿਯੋਂਡ ਦ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ। ਸੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸਮ ਕਲਾਸਰੂਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਏਮਡ ਐਟ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਚਿਲਡਰਨ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਰੈਸ਼ਨਲ ਆਫ ਈਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਅੱਗੇ ਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਂਡ ਕੰਪ੍ਰੈਂਸਿਵ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਮੋਡਰਨ ਟੀਚਿੰਗ। ਡੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇਮ ਸਮ ਟੂਲਸ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਗਿਵ ਦੇਅਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਲਸੋ। ਇਹ 2020 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸੀ। ਅੱਗੇ 2022 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 2022 ਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਆਏ ਸੀ ਵੱਡੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਏ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਐਂਡ ਪਾਵਰ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਏ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਐਂਡ ਪਾਵਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਸੇਮ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਏ ਟੀਚਰ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਐਂਡ ਫਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਊ ਕੈਨ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੀ ਮੇਡ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਐਂਡ ਫਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ। ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ 2022 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਏ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਐਂਡ ਪਾਵਰ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਕੀ ਫੈਕਟਰਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ। ਤੇ ਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਦੇਖੋ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਪਰੋਚ। ਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਗੁੱਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ। ਸੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਐਂਡ ਫਨ। ਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਤੇ ਡੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੂਲ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ 2022 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ। ਅੱਗੇ 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 2023 ਦੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਤੀਸਰੇ ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਐਂਡ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਨ ਡਿਟੇਲ।
ਅੱਗੇ 2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਏ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਏ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਮਲਟੀ ਲਿੰਗੁਅਲ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਫੋਰਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਸੋਸ਼ੀਓ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਡੈਟ ਅਫੈਕਟ ਦ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ ਆਫ ਏ ਲਰਨਰ। ਫੋਰਥ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਰਾਈਟ ਇਟਸ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੈਨ ਸ਼ੁੱਡ ਰੀਡਿੰਗ ਬੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਸਮ ਮੈਥਡਸ ਟੂ ਟੀਚ ਰੀਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਲਾਸਿਸ। ਫਿਫਥ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੀ ਮੇਡ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਐਂਡ ਫਨ। ਅਤੇ ਸਿਕਸਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ, ਰਾਈਟ ਦੇਅਰ ਮੈਰਿਟਸ ਐਂਡ ਡੀਮੈਰਿਟਸ। ਸਿਕਸਥ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਦ ਕਰੰਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿਊਰਸ ਆਫ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ ਟੈਸਟ। 2023 ਦੇ ਅਸੀਂ 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਏ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਐਂਡ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਇੰਡੀਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਡਿਟੇਲ। ਇਹ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਆਇਆ, 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਡੈਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਐਕਸਪਲੇਨ। ਫੋਰਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਸਮ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਡੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਊ ਆਡੀਓ ਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਏ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਗਿਵ ਯੂਰ ਵਿਊਜ਼ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ ਇਟਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਫਿਫਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ, ਵੈਨ ਸ਼ੁੱਡ ਇਟ ਬੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਟੂ ਬੀ ਦ ਪੀਪਲਸ। ਫਿਫਥ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਡਿਸਕਸ ਇਟ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਐਂਡ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਸਟੇਜਿਸ। ਅਤੇ ਸਿਕਸਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੇਮ ਸਮ ਟੂਲਸ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਡਿਸਕਸ ਐਨੀ ਟੂ ਇਨ ਡਿਟੇਲ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਂਡ ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਹਾਊ ਫਾਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਫੁਲ ਟੈਕਸਟ ਐਂਡ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਈਮੇਲ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ SCT ਪੰਜਾਬ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸਮ ਚੇਂਜਿਸ ਇਨ ਕਰੀਕੁਲਮ ਆਫ DLED ਕੋਰਸ 2020 ਦੇ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ 2022 2023 2024 ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਈ ਆਈਡਲ ਟੀਚਰ, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਈ ਆਈਡਲ ਟੀਚਰ, ਅਤੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਡਲ ਸਟੂਡੈਂਟ। 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ 2022 ਦੀ ਰਾਈਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਔਨ ਮਾਈ ਆਈਡਲ ਟੀਚਰ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਡਰਾਫਟ ਐਂਡ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਸੇਲ ਆਫ ਸਕੂਟਰ। ਇਹ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਪਾਇਆ 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਪਾਇਆ 2022 ਵਾਲਾ। ਅੱਗੇ 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਐਨ ਆਈਡਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਐਨ ਈਮੇਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਯੂਰ ਡਾਇਟ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਟੂ ਅਰੇਂਜ ਫॉर ਐਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟੂਰ। ਇਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਈਮੇਲ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 90% ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਪਰੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਇਨ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਆਇਰਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਗੋਲਡ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਲਾਇਨਸ ਹੰਟ ਇਨ ਏ ਗਰੁੱਪ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੀਰਾਈਟ ਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਫਟਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇਖ ਕੇ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ 2 ਆ ਸੀਗੇ। ਇਹ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 2-2 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। 14 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਇਹ ਆਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਈ ਹੋਈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।